नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे कक्षा 10 गणित। प्रश्नावली वाइज पढ़ने का प्रयास रहेगा और एक एक प्रश्नावली देखेंगे। आज शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1, वास्तविक संख्याएं। तो इसका पहला टॉपिक जो इसमें है वो है अपने परिमेय संख्याएं। तो पहला टॉपिक देखते हैं परिमेय संख्या। देखो सीधी सी बात, इसकी परिभाषा अगर समझें तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक है एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, कुल मिला के सीधी बात, जैसे मानो कि 2/5 लिखा है, इसका मतलब ये ऊपर वाली संख्या कहलाएगी P और इस नीचे वाली संख्या को अपन कहेंगे Q। और आगे बढ़े तो अपन इसे अंश बोलते हैं और इसे हर बोलते हैं। तो सीधी परिभाषा ये बन जाएगी, अंश बटे हर के रूप में अगर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ध्यान रहे, इसमें जो हर रहता है, इस हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार से कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे अपन परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे 2/5 हो गया, 7/11 हो गया, 9/15 हो गया। इसको काट भी सकते हैं, 3 3 9 3 5 15, तो 3/5 बन गया। 17/19, बहुत सारी संख्याएं जो भी इस रूप में लिखी गई है परिमेय संख्या कहलाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है, ये अपने लिए काम की परीक्षा में पूछा गया है और फिर पूछ सकता है। 9th में तो बहुत सारी बार पूछा है, 10th में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न ये है कि 0 क्या है। तो याद रहे, परिमेय अपरिमेय से अगर बात करें तो ये परिमेय ही है। ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं। तो 0 परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि 0 बटे अगर अपन 1 लगाएं तो आराम से बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पर Q जो है इसका मान 0 नहीं है और ये ऊपर जो लिखा हुआ है ये P है। तो P/Q लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय संख्या बनती है। इसमें और क्या क्या है आज बेसिक देखते हैं इस प्रश्नावली का, कल पॉइंट वाइज शुरुआत करेंगे। तो परिमेय संख्या के बाद इसमें आता है अभाज्य संख्याएं। तो अब बात करेंगे अपन अभाज्य संख्याएं। ये बहुत काम का है, इसे थोड़ा ध्यान से समझे। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो इतना सा याद रखना, एक के अतिरिक्त, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त वे सभी संख्याएं जिनमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। परिभाषा काम की नहीं, उदाहरण थोड़े याद रखने, बस समझने के लिए लिखी है, बाकी परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है इसकी। जैसे उदाहरण देखते हैं 2, यह अभाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक तो खुद 2 का भाग जा रहा है और एक 1 का जा रहा है। इसके अलावा किसी और संख्या का इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या है। 5 की बात करें, एक तो 1 का जाना ही है और एक स्वयं का, मतलब किसका? 5 का, इसलिए ये भी कौन सी संख्या बन जाएगी? अभाज्य संख्या। 17 देख लेते हैं, 1 का जा रहा है और इसी प्रकार 17 का जा रहा है, तो ये सारी संख्याएं कैसी रहेगी? अभाज्य संख्याएं। कुछ हैं जिनको क्रम से अपन को याद रखें तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य। यहाँ से HCF और LCM निकालने में थोड़ी सुविधा होगी, इसलिए इनको याद रखना है। जैसे कौन सी? तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इतनी को याद रखना है। लगभग 10वीं में यहाँ तक के बेस से सवाल बैठ जाता है। और जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि क्रम यही रहे, शुरुआत 2 से करना है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, 13, 17, 19, 23, 29, 31 तक हमें जाना रहता है। तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फिर कह रहा हूँ, परिभाषा को ज़्यादा महत्व नहीं देना है, संख्याएं जरूर आपको याद रखनी है, संख्याओं से सवाल होंगे।
इसमें एक पॉइंट याद रखना है, बहुत बार परेशान करेगा, जब प्रायिकता प्रश्नावली पढ़ेंगे वहाँ तक इससे कंसेप्ट सवाल बैठेंगे, ये आपको याद रखना है। एक अभाज्य एवं भाज्य दोनों नहीं है, हम इसे भाज्य में गिन लेते हैं, लेकिन ये न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए। और क्या देखना है इसमें, बेस के आधार पर देखें अपन तो इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रमेय आती है जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी बोलते हैं। पहले समझ लो फिर याद करेंगे, इसे आसानी से याद हो जाएगी। तो कोई इस चिन्ह को बोलते हैं भाग का चिन्ह, इसके जो अंदर लिखा होता है जिसमें हम किसी संख्या का भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य। इधर लिखा हुआ कहलाता है भाजक, यहाँ जो लिखा जाता है उसे बोलते हैं भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है शेष रहता है उसे बोलते हैं अपन शेषफल। भाज्य की अगर बात करें तो इसे px से व्यक्त करते हैं, ये वाला रहता है qx, जो भागफल आता है उसे बोलते हैं gx, और ये कहलाता है rx। अब अगर इसे हिंदी में लिखे अपन तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला बना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर इसे बीजगणितीय रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। ये प्रमेय जो है, इस प्रमेय को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और यहाँ से परीक्षा में सवाल आता है, इसलिए सवाल को थोड़ा ध्यान से करना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रमेय ये है, इस प्रमेय को बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ से सवाल होगा, आगे देखेंगे। और क्या इसमें, तो इसमें आता है आगे शांत और अशांत संख्याएं। दोनों संख्याओं को समझते हैं। दो प्रकार की संख्याएं दे रखी है, एक तो शांत है और दूसरी है अशांत। अशांत दशमलव प्रसार, इधर है शांत दशमलव प्रसार। सिंपल है, दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें तो वे संख्याएं जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में टू की पावर n 5 की पावर m का रूप प्राप्त हो, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है, प्रसार वाली संख्या कहलाती है। एक बार परिभाषाएं देख लो, उसके बाद फिर इसके उदाहरणों से समझेंगे तो ज़्यादा जल्दी क्लियर होगा। वे संख्याएं जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n 5 की पावर m के अलावा और रूप प्राप्त हो, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। प्रसार वाली संख्या कहलाती है। उदाहरण देखते हैं, जल्दी क्लियर होगा। जैसे देखो यहाँ पर डायरेक्ट संख्या लिखते हैं 13/3125, किताब का ही सवाल है ये वाला, और इसे समझना है। 13 तो ऐसा कैसे, इस 31-25 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो बनेगा वो 5 की पावर 5। तो यहाँ आप सीधी सी बात देखो, अगर हर में देखें अपन तो 5 की पावर 5 आ रही है, यहाँ समझने के लिए अपन लगा सकते हैं 2 की पावर 0, तो ये रूप बन गया अपना 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। इस रूप में दिखा है, इसका मतलब जो संख्या है वो कैसी हो जाएगी, शांत।
अगर अशांत की बात करें तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं 13/2, 5 और 7। तो देखो यहाँ 2 की पावर n 5 की पावर m तो दिख रहा है, लेकिन साथ में ये 7 भी दिख रहा है, तो ये 7 की वजह से ये संख्या हो जाएगी अशांत। सिंपल से रूप में अगर याद रखना चाहें अपन इसे तो ऐसे रख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करें और इस अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 या फिर 2 × 5 का कोई रूप हो तो शांत। अगर इनके अलावा कोई और आता है तो फिर संख्या हो जाएगी अशांत। 2 या 5 या 2 × 5 के साथ कोई और संख्या हो तो अशांत। ये इसका बेस है। कल से अपन 1.1 की शुरुआत करेंगे। कल 1.1 लेंगे, फिर 1.2, फिर 1.3, इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।